तो वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का पेपर कोड जो आप लोगों का 109 का ए है, फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसका आज हम लोग मैराथन क्लास लेने वाले हैं और काफ़ी छात्रों का जो कमेंट भी आया था कि सर क्लास लीजिए 109 ए का। तो इसका जो है एक पार्ट मैंने तो सिर्फ उसमें 20 ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो उसको तो जो भी छात्र नहीं देखें तो जाके पहले उसको देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएं, जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप लोगों के 5-6 क्वेश्चन आएंगे ही। और जो भी छात्र 109 के बी वाले छात्र होंगे तो उनका जो है कुछ मॉडल पेपर अपलोड है, जाके चैनल पे देख सकते हैं। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं उसकी भी 109 बी का भी वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर सुबह में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। सुबह तक आप लोगों को कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड होंगे, तो सब वीडियो आप लोगों को जितने भी अपलोड होंगे सब देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से जो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और चैनल पर सबसे पहले तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बीएड सेमेस्टर आपका सेकंड है। यूनिट फर्स्ट का मैंने करा दिया है। इसमें यूनिट फर्स्ट में ये वाला तो सारे क्वेश्चन करा दिया 109 का एक है, ठीक है। तो चलिए मैंने जहाँ तक करा दिया था वहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, उस क्वेश्चन से आगे देखेंगे हम लोग। इधर मैंने ये यहाँ तक कराया था 24 क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे जो 24 क्वेश्चन तक जो है मैंने करा दिया था, ठीक है। जो छात्र नहीं देखें जाके देख लीजिए। 25 नंबर से देखते हैं, क्योंकि विकलांगता के प्रकार है तो शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देख लेते हैं। दिया कि मुख्य धारा में शामिल करने का क्या अर्थ है। तो मुख्य धारा में आप लोगों का शामिल करने का क्या अर्थ है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समन्वित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर शिक्षा प्रदान करना। तो ये गलत है, ये भी गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में जो है समन्वित करना, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 27 नंबर दिया है कि विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो विकलांग बच्चों के साथ जो है शिक्षक को प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि आपका जो समेकित शिक्षा यानी समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका होती है, किसकी होती है। माता पिता की, पाठ्यक्रम का, सहपाठी का, शिक्षक का। तो जो आपका समेकित शिक्षा में आपका केंद्र भूमिका होती है आपका शिक्षक का होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 29 नंबर, विशेष शिक्षा शिक्षा की एक शाखा है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। विशेष स्कूल में बच्चों को शिक्षित करने से, छात्रों को विशेष शिक्षा का अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश हेतु योजना बनाना। अगला दिया कि छात्रों को विशेष नौकरियों की जो है तैयारी के लिए शिक्षा प्रदान करना। तो ये तो गलत हो जाएगा और इसका जो सही का आंसर क्या होगा, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए जो है दिशा निर्देश हेतु योजना बना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि किसी विषय के विकास में निम्नलिखित में से कौन उपकरण अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत प्रबलताओं एवं कमजोरियों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रुचि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, योगात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संसाधन शिक्षक का कार्य क्या नहीं है। तो संसाधन शिक्षक का जो आपका कार्य क्या नहीं है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समन्वयपूर्ण प्रशिक्षण देना, ये तो ठीक है। और अगला है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कौशल की पहचान जो है करना, ये भी सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर लाकर शिक्षा प्रदान करना, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट होगा। समस्याग्रस्त बच्चों को शक्तियों एवं कमजोरियों को जो है पता लगाना, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। संसाधन जो कक्ष क्या है। तो संसाधन कक्ष, इस कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग कि संसाधन कक्ष शिक्षक मिलकर काम करते हैं। तो नियमित कक्षा शिक्षक के साथ, माता पिता के साथ, दोनों। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन कक्ष में जो समर्थन किया जाता है। तो संसाधन कक्ष में किसका समर्थन किया जाता है। सामूहिक जरूरतों का, व्यक्तिगत जरूरतों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत जरूरतों का। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं। दिया है कि विद्यालय में संसाधन अध्यापक की नियुक्ति की जाती है।
तो बाधित बच्चों की पहचान के लिए सही है। सामान्य कक्षा कक्ष शिक्षक के सहयोग के लिए ये भी सही है। बाधित बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है 36 नंबर की IEP यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जो इसका अर्थ क्या है? तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि परिभ्रामी शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से दूर करना, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को उपचारात्मक शिक्षण देना, विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षित करना, बालकों को उनकी विशिष्टता से अवगत कराना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालकों को जो सामान्य बालकों से दूर करना। तो ये गलत बात है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों को एक करना होता है, दूर करना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन कक्ष का वास्तविक उद्देश्य है। तो संसाधन कक्ष का वास्तविक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत या नवाचारी विधियों से बच्चों को अंतर्निहित क्षमता को बाहर निकालना, अधिगम कठिनाइयों को जल्द से जल्द पहचान करना, विद्यार्थी के हर जरूरत को व्यक्तिगत सहायता देना। तो ये सभी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के जो उद्देश्य क्या हैं? अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करना, सही बात है। समय और शक्ति का संरक्षण करना, ये भी आपका सही है। और आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 40 दिया हुआ है कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालक का मुख्य कारण होता है। तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालक का जो मुख्य कारण क्या होता है? वंशानुगत होता है, वातावरण होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालक का स्वभाव होता है अस्थिर, चिंताग्रस्त, शर्मीले व क्रोधी, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालक की पहचान की जाती है शैक्षिक परीक्षण से, मानसिक परीक्षण से, प्रक्षेपी परीक्षण से, या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रक्षेपित परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रकरण को नहीं समझ सकते या समस्या का सामना करते हैं, कक्षा में शामिल होने की अनियमितता, सीखने संबंधी अनियमितता, लक्ष्य भाषा में निपुण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकरण को नहीं समझ सकते या समस्या का सामना करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का जो महत्व क्या है? कठिनाइयों का पता लगाना, सही है। हीन भावना को दूर करना, ये भी सही है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, यानी ये सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण होता है निदानात्मक शिक्षण, व्याख्यात्मक शिक्षण, जांच करना, इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण आपका उपचार करना यानी जांच करना, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 47 नंबर। 47 नंबर दिया है आप लोगों का कि डिसलेक्सिया का सही अर्थ क्या है? तो डिसलेक्सिया का जो सही आपका अर्थ है पठन विकार से संबंधित, ठीक है। पढ़ने में आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि डिस्ग्राफिया का जो सही अर्थ क्या है? तो डिस्ग्राफिया का आपका सही अर्थ है लिखने की अक्षमता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिसकैलकुलिया संबंधित विकार किससे संबंधित है? तो डिसकैलकुलिया आपका गणितीय अक्षमता से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। सी-टेट और यूपी-टेट में भी ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्षमता की शीघ्र पहचान के लिए परीक्षण कौन सा है? तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला है कि विकलांगता है तो बुद्धि का सक्रिय प्रयोग न होना, समझने, बोलने तथा लिखने में कठिनाइयाँ, सामान्य बालकों के समान समझने में कठिनाइयाँ, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और अगला देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, धीमी गति से सीखने वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो धीमी गति से सीखने वाले बालक की जो आपकी बुद्धि लब्धि, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 से लेकर 90 IQ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि आपका 140 या उससे ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बता दिए कि जड़ बुद्धि, आप लोग बताइए जड़ बुद्धि की जो IQ क्या होता है?
अगला है कि 90 से लेकर 100 तक जो बुद्धि लब्धि है वो क्या होते हैं, सामान्य बुद्धि के होते हैं, सीमांत होते हैं, मूढ़ बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। तो ये 90 से 100 बुद्धि लब्धि जिसकी होती है उसे सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक या जो भी है बच्चा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं 55, और 55 नंबर दिया है कि मंद बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से कम। और जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि आपका 20 से कम। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब से मनाया जाता है ये पूछा गया। ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है आपका 1981 में जो है घोषित किया गया। और अगला देख लेते हैं कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। 60 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भारतीय ब्रेल भारतीय ब्रेल लिपि की जो है ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित है, तो भारतीय ब्रेल लिपि आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 बिंदु पर आधारित है। और अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बाधिरों के लिए, मूक के लिए, नेत्रहीन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेत्रहीन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, श्रवण क्षति युक्त, दृष्टि क्षति युक्त, अस्थि दोष उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विशिष्ट विद्यालय जो है चलाए जाते हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। डेसिबल जो है मात्रक किसका है, ध्वनि का है, प्रकाश ऊर्जा सभी का, तो ध्वनि का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंद अधिगम बालकों की विशेषता होती है, तो मंद अधिगम बालकों की जो विशेषता क्या होती है, शैक्षिक मंदता, भाषा दोष, वाणी बाध्यता, यानी उपरोक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का जो है कारक है, तो निम्न में से कौन सा जो है जन्म से पहले मानसिक मंदता का कारक है, आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, औषधि, विकिरण, अनुवांशिकी एवं चयापचय। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो ये आपका मानसिक मंदता का जो है यानी बच्चे के जन्म से पहले का जो है मानसिक मंदता का कारण बन सकता है आपका विकिरण, ये तो सी हो जाएगा, नहीं पूछा है तो सी तो होगा और डी भी होगा। और यहाँ पे आकस्मिक जो है मस्तिष्क क्षति और औषधि, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औषधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि दिया गया सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि क्या है, तो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो बताया 90 से 100 के मध्य। और अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता में जो व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है, तो मानसिक मंदता में जो बुद्धि लब्धि आपकी 70 से कम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि दूरदृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या प्रयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, दूरदृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि के लिए आपका उत्तल लेंस के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए आपका अवतल लेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आपका स्नेलन चार्ट का उपयोग जो है किसमें दोष का आकलन करने के लिए किया जाता है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डॉक्टर यहाँ आँख चेक कराने जाते हैं तो आप लोगों को जो चार्ट दिखाई देता है, चार्ट पे पढ़वाते हैं कि ABCD उस पर लिखा रहता है। ठीक है, तो वही आपका स्नेलन चार्ट होता है। तो किसके लिए होता है, आँख जब चेक करवाए जाते हैं तो इसका मतलब कि आँख के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगला देख लेते हैं कि स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है तो दृष्टि क्षमता को मापने के लिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 का सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया कि स्नेलन चार्ट का जो प्रोटोटाइप पेपर में कितनी पंक्तियाँ होती हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो आपका दिया है कि माइक्रोसिफेलो संबंधित है, तो माइक्रोसिफेलो किससे संबंधित है, आपका मानसिक मंदता से, बच्चे का सिर अपेक्षा से छोटा, गर्भावस्था में ही मस्तिष्क का ठीक से विकसित न होना। तो ये आपका जो माइक्रोसिफेलो जो है संबंधित यानी उपयुक्त सभी से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितना डेसिबल आवाज़ जो है कानों के लिए सामान्य है, तो कानों के लिए जो सामान्य आवाज़ कितने डेसिबल तक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया है कि 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 30 डेसिबल, 40 डेसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य होता है 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
जो आपका 75 हो गया, 76 देख लेते हैं, ठीक है। 76 दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो है संकल्प लिया गया, जो प्राथमिक शिक्षा के जो है सार्वभौमिक हेतु आवश्यक है। तो इसका जो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 से आर्टिकल 51, आर्टिकल 45, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आर्टिकल 21A में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और अगला दिया है कि सार्वभौमिक में निम्न समस्या क्या है। सुविधाओं में सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, शिक्षा के बीच जो है छोड़ने की सार्वभौमिकता, यानी उपयुक्त ऑप्शनों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के उद्देश्य हैं। तो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, यानी उपरोक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षा में सार्वभौमिकीकरण की अवस्थाएं हैं। तो कौन सी अवस्थाएं हैं? सभी बच्चों को एक निश्चित दूरी तक विद्यालयी सुविधा प्रदान करना, वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश, प्राथमिक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक बच्चा वही रहना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। और अगला देख लेते हैं, दिया है कि शिक्षा में सार्वभौमिकीकरण क्यों आवश्यक है। तो साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है, स्वयं शिक्षा के लिए आवश्यक है, जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि विशेष शिक्षा की एक जो है शाखा है जो संबंधित है इस विशेष स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करना, छात्रों को विशेष शिक्षा का अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश हेतु योजना बनाना, छात्रों को विशेष नौकरियों की जो है तैयारी के लिए शिक्षा प्रदान करना। ये तो गलत बात है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है दिशा निर्देश हेतु योजना बनाना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि कक्षा में उपस्थित सामान्य बालकों की उपेक्षा लिखने, पढ़ने व समझने की धीमी गति का जो अनुसरण करता है। तो क्या होता है? मंद गति का अधिगम करता है, तीव्र गति और प्रतिभावना अधिगम करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका मंद गति अधिगम करता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 84 नंबर, मंद अधिगम बालकों की विशेषता होती है। तो मंद अधिगम बालकों की विशेषता शैक्षिक मंदता, भाषा दोष, वाणी बाधिता, उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंद अधिगमकर्ता की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद अधिगमकर्ता की आपकी जो बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 76 से लेकर 89 के मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे दिया है शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कितनी अवस्थाएं? आपकी 3 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो 87 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 87 नंबर दिया है कि मंद अधिगमकर्ता के जो है प्रकार हैं। तो मंद अधिगम जो कर्ता के प्रकार आपके क्या हैं? पृथक व्यवस्था चाहने वाले बालक, समन्वित सामान्य व्यवस्था द्वारा जो आपका समन्वित सामान्य व्यवस्था द्वारा जो आपका बालक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों। और अगला देख लेते हैं, दिया है कि मंद अधिगमकर्ताओं की विशेषताएं हैं। तो मंद अधिगमकर्ता की जो विशेषता क्या है? कमजोर स्मृति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का अभाव और अभिव्यक्ति योग्यता का अभाव, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है कि मंद अधिगम का कारण नहीं है। तो शारीरिक दोष, अच्छा स्कूल का वातावरण, प्रेरकों का अभाव, तत्परता की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंद अधिगम का जो है कारण नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र क्या है? वाच, नया पाठन, लेखन, उच्चारण, यानी सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द की खाली स्थान शिक्षा को संदर्भित करता है। तो शारीरिक शिक्षा में कैरियर बनाने वाले छात्र, शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य बच्चा, अत्यंत युवा बच्चा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द जो आपका शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया कि शिक्षा का जो मुख्य धारा की शुरुआत हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? आपका जर्मनी, इटली, अमेरिका, भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि हाल व कॉफमैन के मुख्य धारा के जो संगठक
बताए हैं, तो कितने बताए हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक हस्तक्षेप के मॉडल हैं, तो शैक्षिक हस्तक्षेप के मॉडल आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 4। और अगला क्वेश्चन दिया है कि शीघ्र हस्तक्षेप जो आपका, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 से लेकर 3 वर्ष तक, ठीक है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है अमेरिका का डाटा है, अगर 0 से 5 वर्ष भी रहता तब भी आपको का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो आपका जो डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है, तो किससे लिया गया है, लैटिन से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए है जो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, नंबर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, अगला दिया है कि भारत में शिक्षा में सार्वभौमिकरण के पक्ष जो है निम्न है, तो सुविधाओं का सार्वभौमिकरण सही है, नामांकन का सार्वभौमिकरण ये भी सही है, स्थायित्व का सार्वभौमिकरण यानी उपरोक्त जो है आप लोगों का सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ से चालू होगा दूसरा यूनिट, और ये आपका विधायी पृष्ठभूमि है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आरटीआई कब लागू हुआ, तो आरटीआई की बात कर रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका 12 अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आरटीई पूछता है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन है, तो इसका जो हो जाएगा आपका एक्ट अगर पूछेगा तो 2009 में, अगर पूछेगा आरटीई लागू कब हुआ तो आपका 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आरटीई, तो ये आपका 2005 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र निर्धारित रखी गई है, तो 3 से 18 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 विकलांग बच्चों के लिए आपका, विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है, सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग अगला देख लेते हैं, दिया है यहाँ पे आरटीई एक्ट 2009 में जो सुमेलित है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया लग रहा है हमको, नहीं ठीक है, सुमेलित है, तो प्रतिवर्ष कार्य दिवस 2000 प्रति वर्ष शिक्षण एक्ट न्यूनतम 8000 शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 उपरोक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल को लागू हुआ, और 2010 में, कब, 2010 में, ठीक है। अगर पूछा गया कि एक्ट कब का है तो 2009 का है। अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट में शिक्षकों की कमी की पूर्ति के लक्ष्य खर्च को राज्य जो है, राज्य और यहाँ पे केंद्र का रहना चाहिए, केंद्र का अनुपात है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगला देख लेते हैं, आरटीई एक्ट में पहली बार संशोधन हुआ था, तो आरटीई में पहली बार संशोधन कब हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यदि पूछे कि जो आपका आरटीई एक्ट जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपका 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका आरटीई एक्ट 2009 में कुल अध्याय, धाराएं व अनुसूची हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आरटीई एक्ट 2009 में कुल आपके अध्याय की बात की जाए तो अध्याय आपके 7 हैं, अगर धाराओं की बात की जाए तो धाराएं आपकी 38 है, अनुसूचियाँ की बात की जाए तो 1 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, दिया है अगला कि यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये फोटो गड़बड़ हो गया है। आरटीई दिया है, क्या दिया है, आरटीई एक्ट कब जो है बना, तो बनने की बात करेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त सन 2009 को, अगर लागू की बात करेगा तो आपका 1 अप्रैल 2010 को, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि आरटीई एक्ट जो है 2009 में प्रावधान है, तो अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क जो है वर्दी, किताब व भोजन की सुविधा करना है, ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार बना दिया। और अगला है कि निजी विद्यालयों में 25% गरीब बच्चों के लिए आरक्षित, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है कि आरटीई एक्ट 2009 में एक शिक्षक का दायित्व क्या है, तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, यानी जो टाइम से विद्यालय पहुंचना शिक्षक का कार्य है, और पाठ्यक्रम का जो है संचालन पूर्ण रूप से करना होगा। और अगला है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आप लोगों का
संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय पर जो है पूरा करना होगा। तो ये सभी बातें जो आपके सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है। तो 5 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 6 से 16 वर्ष। तो ये कई बार बता चुका हूँ मैं। जो सामान्य बालकों के लिए आपका 6 से 14 वर्ष, अगर विकलांग बच्चे की बात की जाए तो 6 से 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि PWD अधिनियम 1995 का पहलू क्या है। तो शिक्षा है, रोजगार है, गैर भेदभाव है, यानी सभी की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम PWD अधिनियम कब आया। 1993, 1995, 1997, 1997। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब लागू हुआ। तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम आप लोगों का कब लागू हुआ, जो 7 फरवरी 1996 को। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि निःशक्त अधिनियम जो आपका ठीक है 1995 होगा, इसको आप लोग सुधार करिए, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1995। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि PW एक्ट 1995 में जो आपका 7 विकलांगता से बढ़कर 2016 में कितनी विकलांगता सूचीबद्ध की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21। अगला क्वेश्चन है कि PWD एक्ट 1995 में सुविधा है तो क्या है। 14 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 18 वर्ष, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। दिया है कि 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा देना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला दिया हुआ है, दिया है कि कोई विकलांग व्यक्ति तभी PW एक्ट के तरह जो है इस एक्ट के लाभ को प्राप्त कर सकेगा जब व्यक्ति आपका 21 विकलांगता में से किसी एक में से कम कितने % जो है ग्रसित होना चाहिए। यानी जो कहा गया है कि जो आपकी विकलांगता है PW एक्ट के तहत कितना, इसमें कहा गया कि आप लोगों के इतना % अगर विकलांग रहेंगे तो आप लोगों का जो है उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 40%। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि PW एक्ट 1995 की योजना जो आपकी है समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, बाधा रहित रोजगार, उपरोक्त सभी, यानी सभी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से आप लोगों को PWD 1995 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दिया है कि बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पारित हुआ था, तो कब हुआ था। PW एक्ट 1995 को, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन है दिया है कि RCI एक्ट, ठीक है, कब लागू हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 जून 1993। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो आपका RCI एक्ट यानी भारतीय पुनर्वास जो परिषद है, यह अध्यादेश कब संशोधित किया गया। तो कब संशोधित किया गया, 2000 में। अगला क्वेश्चन है कि RCI एक्ट जो है मुख्य कार्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, मान्यता देना व गुणवत्ता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण, विनिमय और निगरानी करना किसका कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका RCI एक्ट 1992, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया है कि अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को उनकी शिक्षा, समायोजन एवं कल्याण हेतु वैधानिक सहायता का संरक्षण जो प्रदान किया जाता है किस एक्ट में। RTE एक्ट में, RCI एक्ट में, PWD एक्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका PWD एक्ट 1995 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो है आपका कब पारित हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1999। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षघात, मानसिक विकलांगता और बहुविकलांगता, ये चारों प्रकार की जो विकलांगता किस अधिनियम में जो वर्णित है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, PW एक्ट 1995, RCI एक्ट 1992, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ऑप्शन नंबर ए है जो आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि राइट ऑफ